हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी का छठा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टेज इनहिबिटर्स को डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम इर्रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टेज इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। इर्रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टेज को हम क्लिनिकली यूज़ नहीं करते। इर्रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टेज इनहिबिटर्स पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ होते हैं और इनको फार्मर्स इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज़ करते हैं। इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टेज इनहिबिटर्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, नंबर 2 कार्बोनेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में मैलाथियोन, पैराथियोन और नर्व गैसेस आती हैं। नर्व गैसेस कौन कौन सी? नंबर 1 टाबुन और नंबर 2 सारिन। और जो कार्बोनेट्स हैं इनमें कार्बोराइल और परपोक्सर आता है। कार्बोराइल और प्रोपोक्सर। और जो इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टेज इनहिबिटर्स हैं वो हाईली लिपिड सॉल्युबल हैं। हाईली लिपिड सॉल्युबल। पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बोनेट। ये पॉइजनिंग मोस्टली फार्मर्स में होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट हाईली लिपिड सॉल्युबल है। ये स्किन के थ्रू ब्लड में अब्जॉर्ब होती है और मस्कुरेनिक साइड इफ़ेक्ट्स शो करती है। अगर किसी भी पेशेंट में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई तो एसिटाइलकोलिन ईस्टेज इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम रिसेप्टर पर एसिटाइलकोलिन का जो लेवल इंक्रीज़ हुआ है उस पर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। M1 रिसेप्टर स्टोमक में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स M1 रिसेप्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है, ये HCl की सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देगा। M2 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होता है। किसी भी पेशेंट को जब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी तो M2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, जो हार्ट में प्रेजेंट होता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देगा और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज़ कर देगा। M3 रिसेप्टर पर कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स शो होंगे? आई में M3 रिसेप्टर्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पिन पॉइंट प्यूपल है। ग्लैंड्स में ये सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देगा। ग्लैंड्स में ये सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देगा। GIT में ये डायरिया काज करेगा। GIT में ये डायरिया काज करेगा। ब्रोंकस में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज करेगा। ब्रोंकस में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज करेगा। और ब्लैडर में ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस काज करेगा। ये हमारे सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की वजह से और कार्बोनेट पॉइजनिंग की वजह से किसी भी पेशेंट में मस्कुरेनिक साइड इफ़ेक्ट्स शो हो रहे हैं। M1 रिसेप्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड में है, ये HCl के सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। M2 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देगा, ब्रेडिकार्डिया काज करेगा और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर देगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया ये शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। M3 रिसेप्टर एवरीवेयर तकरीबन प्रेजेंट होता है। आई में ये पिन पॉइंट प्यूपल काज करेगा। ग्लैंड्स में ये सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देगा। GIT में ये सेवियर डायरिया काज करेगा। ब्रोंकस में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज करेगा और ब्लैडर में ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस काज करेगा। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बोनेट पॉइजनिंग की वजह से शो हो रहे हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं? इसकी ट्रीटमेंट के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं वो एट्रोपिन है। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। जब हम एट्रोपिन उस पेशेंट को देते हैं जिसको ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बोनेट पॉइजनिंग है तो वो एट्रोपिन मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये मस्कुरेनिक साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं होंगे। एमरजेंसी सिचुएशन में हम एट्रोपिन को IV रूट के थ्रू देंगे। एमरजेंसी सिचुएशन में हम एट्रोपिन को IV रूट के थ्रू देंगे और एट्रोपिन के जो डोज़ है हर 5 मिनट के बाद रिपीट करेंगे। रिपीट द डोज आफ्टर 5 मिनट। कब तक रिपीट करते रहेंगे? कब तक पेशेंट को हर 5 मिनट के बाद एट्रोपिन का जो डोज़ है वो लगाते रहेंगे जब तक साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन हमें नज़र ना आ जाए। तो साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन क्या है? अगली स्लाइड में साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन को देखते हैं। साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, उस पेशेंट को हम एट्रोपिन दे रहे थे
कब तक देंगे? जब तक साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन ना नज़र आए। साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन में जो सबसे पहले है वो मिड्रियासिस है। मिड्रियासिस मीन डायलेट्स प्यूपिल। प्यूपिल जब तक डायलेट नहीं होता उतने तक हम एट्रोपिन की डोज को 5 मिनट के बाद रिपीट करते रहेंगे और ये मोस्ट कॉमन साइन है। नंबर 2, डिक्रीज सिक्रीशंस। जब तक सिक्रीशन उस पेशेंट की डिक्रीज नहीं हो जाती हैं तब तक हम एट्रोपिन के डोज को लगाते रहेंगे। नंबर 3, डिक्रीज हार्ट रेट। और जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, ये 3 साइंस जब तक हमें नज़र नहीं आती उतने तक हम एट्रोपिन के डोज को हर 5 मिनट के बाद पेशेंट को लगाते रहेंगे। एट्रोपिन ने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की वजह से जो जितने भी सिम्टम्स हैं उनको सबको तो रिवर्स कर दिया, लेकिन एक चीज़ को रिवर्स नहीं किया, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस क्यों काज हो रही थी? कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से मसल वीकनेस जो काज हो रही थी। एट्रोपिन मसल वीकनेस को रिवर्स नहीं करेगा। कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है? कोलिनर्जिक क्राइसिस अगर हम निकोटिनिक रिसेप्टर को एनएम रिसेप्टर को ओवर स्टिमुलेट करते हैं तो एनएम रिसेप्टर कोलिनर्जिक क्राइसिस में चले जाते हैं और वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से मसल वीकनेस काज होती है। तो मसल वीकनेस को हम कैसे ट्रीट करेंगे? मसल वीकनेस की ट्रीटमेंट के लिए हम एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज रीएक्टिवेटर्स देंगे, ऑक्साइम्स देंगे। ऑक्साइम्स 2 टाइप्स की होंगी, पैरेलिडोक्साइम एंड डाईएस्टाइल मोनोएक्साइम। पैरेलिडोक्साइम एंड डाईएस्टाइल मोनोऑक्साइम, पैम एंड डैम, इनसे आपने याद रखना है। अच्छा, ऑक्साइम भी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए देते हैं, कार्बोनेट पॉइजनिंग के लिए हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस 2 डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज है। एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज का क्या काम है? इसकी 2 साइट हैं, स्टेरेटिक साइट और एनाइनिक साइट। नॉर्मल कंडीशन में स्टेरेटिक साइट पर एसिटाइलकोलिन अटैच होता है और एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज उस एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन कर देता है। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी तो स्टेरेटिक साइट पर एसिटाइलकोलिन की बजाय ऑर्गेनोफॉस्फेट लग जाएगा। अगर हम पेशेंट को जिसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है उसको ऑक्साइम देंगे तो ऑक्साइम एनायनिक साइट पर अटैच होगा और वो ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड उस बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांगर है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और एस्ट्रेटिक साइट के साथ बना हुआ है। तो ऑक्साइम्स ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिलीज़ करा देगा, जिसकी वजह से एस्ट्रेटिक साइट फ्री हो जाएगी और एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज रीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, कार्बोनेट पॉइजनिंग में हम ऑक्साइम्स क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि जो कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है वो बिग मॉलिक्यूल है और वो दोनों साइट को कवर कर लेता है, एस्टेरेटिक साइट और एनानिक साइट। अगर हम कार्बोनेट पॉइजनिंग के पेशेंट को ऑक्साइम देते भी हैं तो दोनों साइट कवर होने की वजह से ऑक्साइम वर्क नहीं करेगा, तो इसीलिए ऑक्साइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।